नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके पर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इसके बाद अपनी चर्चा करते हैं अपनी क्लास के ऊपर, जिसका मेन टारगेट है RS भर्ती 2023। इसमें हम जो विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, वो है आपके इतिहास। और इतिहास हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस भारत का इतिहास RS भर्ती 2023 के लिए अपने पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपनी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी, जिसके अंदर हमने इतिहास के ऊपर इतिहास क्या है, इतिहास जानने के स्रोत, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर देता हूं। मेरे हिसाब से उसका कोई रिवीजन का ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा तो था, आपको याद होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, जिस प्रकार उसका थोड़ा रिदम बना रहेगा। सबसे पहले हमने देखा था कि इतिहास क्या होता है। इतिहास ऐसी घटनाएं जिनसे मानव जीवन व भौगोलिक जीवन प्रभावित होता है, वो क्या कहलाती है, इतिहास। लेकिन उन घटनाओं के अंदर क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, और उन घटनाओं के क्या मिलने चाहिए, में प्रमाणिक साक्ष्य हमारे पास होने चाहिए। साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं इतिहास जानने के? इतिहास जानने के साक्ष्य मैंने 3 प्रकार के बताए थे। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरे है साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरे बताए थे आपके विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने देखा था अभिलेख हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं, मृद भांड, प्राचीन नगरों के अवशेष, मूर्तियां, या जो भी प्राचीन कुछ हथियार मिल गए, कुछ पत्थर के औजार मिल गए, कुछ शैल चित्र मिल गए, वो सभी क्या है, आपके पुरातात्विक साक्ष्य है। इतिहास जानने के क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बाद में हमने साहित्यिक साक्ष्य देखे थे। साहित्यिक साक्ष्य में आपको क्या होगा, 2 प्रकार के होंगे। एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा होगा धर्मेत्तर। धर्मेत्तर यानी जो धर्म से क्या हो, इतर हो, धर्म से अलग हो। धर्मेत्तर में वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत, ये जो जिन जिन साहित्यों से हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, वो आपके कौन से साक्ष्य हो गए, धार्मिक साहित्य। इसके बाद में हमने देखे थे धर्मेत्तर, जिसके अंदर हमें किसी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जानकारी मिलती है। जैसे हमने देखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हमने देखा था बाणभट्ट की चंडी शतक, या ऐसे जो भी साहित्य है वो इसके अंदर आ जाएंगे आपके धर्मेत्तर साहित्य के अंदर। फिर हमने देखा था यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों द्वारा या विदेशी इतिहासकारों द्वारा जो कुछ भी वर्णन किया गया, वो किसमें कराया, आपके विदेशी वृत्तांत के अंदर। इसमें हमने देखा था आपके मेगास्थनीज की इंडिका थी। इसके अलावा मैंने एक बताई थी आपको, शायद मैंने कुछ गलत बता दिया वहां पर, एक पुस्तक है रेहल्ला, और रेहल्ला यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का। शायद मैंने अलबरूनी का बता दिया था, तो आप वहां से थोड़ा चेक करके उसको सही कर लेना। रेहल्ला जो पुस्तक है वो किसकी है, आपकी यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का, और अलबरूनी की है अल हिंद, किताब अल हिंद किसकी है, अलबरूनी की है। इसी प्रकार हमने कुछ यात्रा वृत्तांत देख लिए थे। इसके बाद हमने देखा था कि इतिहास शब्द किस किस से बना है। इति प्लस है धन है, इति धन है धन आस से बना है, जिसका मतलब है कि ऐसा ही निश्चय हुआ होगा, या ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ होगा, जिसके हमारे पास क्या होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, आपके इतिहास। अब इतिहास क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन, जिसके क्या मौजूद हो, साक्ष्य मौजूद हो,
और क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, और वर्तमान की घटनाओं के साथ उनका क्या होना चाहिए, संबंध भी अपने कह सकते हैं। वो क्या कहलाता है, आपके इतिहास कहलाता है। इतना ही हमने पढ़ा था, लगभग 5 मिनट हुई, उसके अंदर आपने पूरा रिवीजन कर लिया। तो आप साथ साथ इसका अगर रिवीजन करके चलते हैं तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। साथ में कॉपी पेन भी रखना, साथ साथ में लिखते रहना, और साथ में इसका क्या लगा लेना, रिवीजन लगा लेना। आज अपने देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। अपने को क्या करना है, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को आज हमें बांटना है। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ऊपर वगैरह, आपने एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ऊपर तक। और आज हम करेंगे इतिहास का वर्गीकरण। ये जो हम इतिहास का वर्गीकरण करेंगे, ये करेंगे कालक्रम के अनुसार। किस किस काल में क्या हमें सुविधा मिली, उस हिसाब से हम इतिहास का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो इतिहास का वर्गीकरण, इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। पहला वर्गीकरण क्या होगा आपके, प्रागैतिहासिक काल, या इसे प्राचीनतम भी बोला जाता है। कौन सा इतिहास, एक तो आपके प्राचीन होता है, और प्राचीन से भी अगर प्राचीन हो तो वो हो गया आपके प्राचीनतम इतिहास। प्राचीनतम इतिहास भी बोला जाता है। दूसरा जो आपके होगा वो होगा आद्य इतिहास काल। दूसरा अपने लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे प्राचीन इतिहास बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, प्राचीन इतिहास। और इस प्राचीन से जीवित जो प्राचीन है वो आपकी कौन सा हो गया, प्राग ऐतिहासिक या प्राचीनतम इतिहास हो गया। और तीसरा जो हम लेंगे वो है आपके ऐतिहासिक काल। तीसरा आपने ले लेते हैं ऐतिहासिक काल। इसे आधुनिक भी बोला जाता है। इसे कौन सा इतिहास बोला जाता है, आधुनिक इतिहास या आपके ऐतिहासिक काल, दोनों एक ही बात है। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें क्या हुआ था, इसे कैसे पहचान सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक में क्या था और आपके आधुनिक या ऐतिहासिक इतिहास में या ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था। तो अपने समझने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना। नॉर्मल ये वैसे तो आपके समझ में आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए एक बच्चा है, यहां पर क्या है, एक छोटा बच्चा है जो अभी पैदा ही हुआ है। ये एक छोटा बच्चा है जो अभी क्या हुआ है, पैदा हुआ है। और जो बच्चा नवजात होता है, नया अभी जिसका जन्म हुआ है, नवजात बच्चा, वो क्या करता है, क्या वो लिखना पढ़ना जानता है? वो कुछ नहीं जानता, वो अबोध होता है, उसे ज्ञान कुछ नहीं होता। तो इस जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके अंदर लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस काल में क्या नहीं हुआ था, इस काल के में क्या नहीं मिलते, इस काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। इस काल के में क्या नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि ये जो बच्चा है
जिसे हमने नाम दिया है प्राग ऐतिहासिक काल। इसे अभी ये नवजात है, इसका अभी जन्म हुआ है, और जब जन्म होता है, नवजात होता है, तब हमें या बच्चे को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, तो इसके लिखने पढ़ने का तो वैसे ज्ञान नहीं होता, तो इसके अंदर क्या मिलता है, हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। लिखित साक्ष्य नहीं मिलता यानी यहाँ पर क्या नहीं था, लिपि का विकास नहीं हुआ। लिपि का विकास नहीं हुआ। इस काल के अंदर क्या हुआ, लिपि का विकास नहीं हुआ। अब जब इसके अंदर लिपि का विकास नहीं हुआ, तब इसके कैसे हमें साक्ष्य मिलेंगे, तो वो कौन से साक्ष्य मिलेंगे, वो मिलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। वो कौन से मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य ही इसके मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी इस काल के अंदर हमें कोई अभिलेख मिल गया, कोई पत्थर का औजार मिल गया, कोई खिलौना मिल गया, कोई पत्थर का बर्तन मिल गया, मिट्टी का बर्तन मिल गया, या कोई प्राचीन नगर मिल गया। ऐसे ही हमें सिर्फ यहाँ से क्या मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। ज्यादातर तो औजार ही मिलते हैं, लेकिन अपने थोड़े सभी उपकरण इसमें से मिल ही जाते हैं। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक नाम का बच्चा है, इसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो इसका लिपि का विकास नहीं हुआ। ये सिर्फ क्या करता है, खेलता है, और खेलता किससे है, खिलौनों से। छोटे छोटे जो मिट्टी और पत्थर के बने हुए खिलौने हैं, पत्थर से ही खेल लेता है छोटा बच्चा, तो पत्थर के टुकड़े उसको दे दो तो उससे ही खेल लेता है। तो इसमें क्या मिले हैं, हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के बने हुए साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आता है अपना आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद ये कहाँ जाने लगा, स्कूल के अंदर। बड़ा हुआ बच्चा और कहाँ जाने लगा, स्कूल के अंदर। और स्कूल के अंदर जो इसका नाम लिखा गया, वो कौन सा, क्या नाम लिखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या नाम लिखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन बच्चा अभी स्कूल में जाना शुरू ही हुआ है, पहली क्लास के अंदर है, और वहां पर उसको कुछ भी नहीं आता। फिर भी वो और बच्चों को देखकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है ये किसी को नहीं पता। उसको खुद को नहीं पता भी तुम क्या लिख रहे है, तो और किसी को तो पता होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भी लिख तो रहा है, कुछ न कुछ वो लिख तो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे, लिखित साक्ष्य तो है हमारे पास, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लिखा क्या है ये नहीं पता, यानी पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया। इस बच्चे ने क्या लिखा है, लिखा तो है इसमें कुछ न कुछ, लेकिन क्या लिखा है ये बात अब हमारे तक समझ में नहीं आई है। तो यानी इस इतिहास के काल के में लिखित साक्ष्य तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। यानी यहां पर क्या हुआ है, लिपि का विकास हुआ है, लिपि का विकास हुआ है। यहाँ पर क्या हो चुका है, अभी लिपि का विकास हो चुका है। जो प्राग ऐतिहासिक है वो जब स्कूल में गया तो नाम क्या हो गया, आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक कुछ लिख तो रहा है, लेकिन अभी तक अपने समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो लिखना सीख तो गया है, लेकिन उसको सही से
लिखना नहीं आ रहा और हमारे वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद में जब वो बड़ा हो गया, आपकी तरह बिल्कुल सभ्य मानव बन गया, तब वो सब कुछ लिख रहा है और सब कुछ पढ़ भी रहा है और उसका लिखा हुआ सभी के समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो अब उसका बड़ा होने के बाद जो नाम रखा गया वो है आपके ऐतिहासिक काल। वो क्या हो गया? ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। और इसमें क्या मिलते हैं? लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसमें लिखता भी है और पढ़ता भी है। तो इसमें क्या मिलेंगे? लिखित साक्ष्य मौजूद है। लिखित साक्ष्य मौजूद है और इन लिखित साक्ष्यों को क्या किया गया है? पढ़ा भी जा चुका है। पढ़ा भी जा चुका है, यानी यहाँ पर लिपि का विकास तो हुआ है और साथ साथ में क्या है? पढ़ा भी गया है उस लिपि को। तो ये अपने इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो गए? पहला है आपके प्राचीनतम इतिहास। इस काल में नवजात है, इस समय बच्चा, और जिसका नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक। वो क्या है? आपके नवजात है अभी तक। और इस काल में जब वो नवजात है तो न तो उसे कुछ पढ़ना आता है और न ही उसे कुछ लिखना आता है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ। इसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हमें खिलौने ही मिलेंगे। बाकी ये तो नहीं है कि उसने क्या लिख रखा है, क्या पढ़ा है, वो तो हमें नहीं पता। उसके हमें क्या मिल रहे हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य भी किसके? पत्थर के मिल रहे हैं। किस चीज के मिल रहे हैं? पत्थर के। इसके बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया और मास्टर साहब ने पूछा भी नाम क्या है, तो इस बच्चे का नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। इस बच्चे का नाम क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये कुछ लिख रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन क्या लिखा है ये हमें नहीं पता चल रहा है। यानी यहाँ पर क्या हुआ था? लिपि का विकास हुआ था। इसके बाद में है आपके ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। जो आप हो, आप क्या हो? आधुनिक हो। यानी इसके हमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। तो ये हो गया आपके ऐतिहासिक काल। ये अपने इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब अपन ने जो इतिहास को इन 3 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक काल, फिर आपके आद्य ऐतिहासिक काल और फिर आपके हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये जो हमने बांटा है इनको भी फिर आगे छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। तो जो भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो लो जल्दी से। फिर अपने आगे चलते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल के भी अलग कौन कौन से भाग है उन्हें हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इस प्राग ऐतिहासिक काल को। ये जो प्राचीनतम इतिहास है इसको देखते हैं अपने। इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से इसके भाग है। अब इसको अगर हम देखें कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसका अगर हमें सबसे पहले कोई उद्घाटित करता है, इसको बताता है, यानी उद्घाटित करने का श्रेय, उद्घाटित करने का श्रेय अगर इसके बारे में हमें सबसे पहले कोई जानकारी देता है तो उस बंदे का नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज सबसे पहले इस काल के बारे में अगर हमें कोई बताता है तो वो कौन थे? डॉक्टर प्राइम रोज। कब बताया? तो इन्होंने बताया 1842 में।
1842 ईस्वी में। 1842 में कहां पर कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है? 1842 में कर्नाटक के रायचूर में लिंग सुगर नामक गांव में, कर्नाटक के रायचूर में लिंग सुगर नामक गांव से क्या मिले हैं? पाषाण उपकरण मिले हैं। पाषाण उपकरण मिले, और पाषाण जो उपकरण मिले हैं वो आपके पहली बार मिले हैं यहीं से। और उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर प्राइम रोज ने। इन्हें ये उपकरण मिले हैं। और इन पाषाण उपकरणों में क्या होगा? फिर पत्थर के उपकरण होंगे, जैसे पत्थर के तीर, पत्थर के क्या है? तीर है। पत्थर का फरसा हो गया, छुरा हो गया, छुरे, फरसे, खुरपी, खुरचनी इत्यादि, हस्तकुठार इत्यादि हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो ये हमें मिलते हैं 1842 में। कर्नाटक में एक जगह है रायचूर, और रायचूर में एक गांव पड़ता है लिंग सुगर। किसको मिले थे? डॉक्टर प्राइम रोज को ये सबसे पहले मिले थे। तो ये अपने पास प्राग ऐतिहासिक काल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? कर्नाटक के रायचूर में लिंग सुगर नामक स्थान से। और कब मिले थे? 1842 में। किसको मिले थे? डॉक्टर प्राइम रोज को। किसको मिले थे? डॉक्टर प्राइम रोज को। तो इसको उद्घाटित करने का श्रेय लिखने जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। अब किस चीज के मिले हैं? तो ये मिलते हैं हमें पत्थर के। किस चीज के मिले? पत्थर के। तो इस काल को भी नाम दिया गया पाषाण युग। इस काल को नाम क्या दिया गया? प्राग ऐतिहासिक काल को जो नाम दिया गया वो दिया गया पाषाण युग। और पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर का युग। पत्थर का युग या पत्थर का समय। तो ये जो पत्थर का युग है, पत्थर का समय है, इस समय जो भी उपकरण मिलेंगे, जो भी औजार मिलेंगे, वो सभी किसके बने होंगे? पत्थर के। तो इसे क्या नाम दिया गया? पाषाण युग, या इसे बोला गया फिर पाषाण काल। और इस प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोला गया? पाषाण काल। और पाषाण काल को फिर अपने 3 भागों में और डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पत्थर के औजारों की जो बनावट है, उस बनावट के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो उन्हें 3 भाग को देखते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं पाषाण काल के बारे में। या ये हो गया आपके प्राग ऐतिहासिक काल। पाषाण काल। इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। किस आधार पर? पत्थर के औजारों की बनावट के आधार पर। औजारों की बनावट के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3
भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 3 भाग हो जाएंगे आपके पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और फिर आपके नव पाषाण, जैसे उत्तर पाषाण भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें आपके हो गए पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल। दूसरा जो आपके है वो है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। और तीसरा जो है आपके वो है नव पाषाण। तीसरा आपके कौन सा काल हो गया? फिर नव पाषाण। तो ये आपके पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण आपके क्या हो गए? 3 काल। किस काल के? पाषाण काल के 3 भाग है। किसके आधार पर बांटा गया है इन्हें? औजारों की बनावट के आधार पर। किस आधार पर बांटा गया है? औजारों की बनावट के आधार पर। यानी जो आपके पास पूरा पाषाण के अंदर औजार हुआ करते थे वो बड़े थे। सबसे पहले मानव ने शिकार करना सीखा। अब शिकार करेगा कैसे? कोई भी पत्थर मिला उसको, बड़ा पत्थर जैसा भी पत्थर था उसको उठाया और जो भी जानवर मिला उसके ऊपर मार दिया उसने। जैसे भी कोई जानवर मरा या कोई भाग गया तो धीरे धीरे उसने क्या किया? इस पूरा पाषाण में जैसा भी पत्थर का औजार उसे मिला, पत्थर का जैसा भी टुकड़ा मिला, उसी से क्या किया? उसने शिकार किया। फिर मध्य पाषाण में आते आते उसे पता चला भाई इस पत्थर को अगर आगे से, जैसे ये कोई बड़ा सा पत्थर है, इसको वो उठाएगा फिर किसी जानवर के ऊपर मारेगा। फिर उसे पता चला अभी इस पत्थर को अगर मैं आगे से नुकीला कर लूं, इस पत्थर को मैं आगे से नुकीला कर लूं तो वो जानवर जल्दी मरेगा, आसानी से मरेगा, ये पत्थर जल्दी लगेगा। तब उसने यहां पर आकर क्या कर दिया था? पत्थर का फिर उसने क्या कर लिया? पत्थर को थोड़ा नुकीला करने लगा। फिर उसको पता चला कि अपने बड़े हथियार में रखकर पत्थर के छोटे छोटे हथियार भी रखेंगे तब भी अपने ज्यादा काम आएंगे। तो वो पत्थर के छोटे हथियार करने लगा। तो सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे थोड़ा छोटा है, फिर आगे बहुत ज्यादा छोटे हथियार वो अपने पास पत्थर के रखने लगा था। तो इसी आधार पर अपने इस पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इस जो पूरा पाषाण के स्थल हमें कहां से मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं एक तो भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। और ये भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां से हमें शैल चित्र मिलते हैं गुफाओं के अंदर। इसके अलावा और क्या है? डीडवाना और जायल, ये दोनों स्थान कहां पर है? नागौर के अंदर। डीडवाना और जायल दोनों स्थान कहां पर है? नागौर के अंदर। इसके अलावा हमें इसके सेंटर मिलते हैं बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंदर। हमें इसके क्या मिलते हैं? स्थान मिलते हैं। तो पूरा पाषाण के अवशेष कहां से मिले? भीमबेटका, डीडवाना, जायल और आपके बूढ़ा पुष्कर से मिलते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण के। तो मध्य पाषाण के मिलेंगे आपके आजमगढ़, इसके अलावा बेराट, बेराट नहीं, बागोर सभ्यता जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, वहां से आजमगढ़ आपके यूपी में रह गया। इसके अलावा सांबर, ये भी आपके राजस्थान में है, जयपुर के अंदर आती है मुख्य रूप से। चिरांद, ये बिहार के अंदर है। और मदहद, ये आपके यूपी में है। चिरांद कहां पर है? बिहार के अंदर स्थित है। यहां से इन जगहों से बागोर,
आपके आजमगढ़, सांभर, चिराद, मगध, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद में आपके आ गया नव पाषाण, जहां पर आता है बुर्जहोम, जो आपके कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कुम्हेर की गुफाएं, यानी कुम्हार की गुफाएं भी बोला जाता है, कुम्हेर की गुफाएं आदि, यहां से हमें क्या मिलते हैं? नव पाषाण के अवशेष मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पूरा पाषाण के अवशेष कहां से मिलेंगे आपको। पाषाण काल के 3 भाग कर लिए हमने, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण के अवशेष कहां से मिलेंगे? भीमबेटका की गुफाएं, इसके अलावा डीडवाना है, चायल है, नागौर के अंदर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर के अंदर, यहां से मिलेंगे। मध्य पाषाण के आजमगढ़, बागोर, सांभर, चिराग और मगध, यहां से अपने क्या मिलते हैं? मध्य पाषाण के। नव पाषाण के कुम्हेर, ये कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यहां से अपने नव पाषाण के उपकरण या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम एक एक को देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में कैसा था मानव, मध्य पाषाण में कैसा था और आपके नव पाषाण में कैसा था, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए अपने अब देखते हैं इन तीनों को अलग अलग। पहले अपने देखते हैं पूरा पाषाण काल के अंदर। सबसे पहले अगर देखा जाए कि पूरा पाषाण काल नंबर 1 पर आ गया आपके पूरा पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, इसके अंदर क्या हुआ था? इसमें हुई थी आदि मानव की उत्पत्ति। इसमें क्या हुआ था? आदि मानव की उत्पत्ति। आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। यानी जो जीव सबसे पहले बना है वो जलीय जीव बना, जलीय जीव से फिर धीरे धीरे मछली वगैरह बनी, उसके बाद में वो उभयचर बने, उभयचर के बाद में स्थलीय जीव बने, स्थलीय जीव से बाद में 4 पैरों वाले जीव बने, फिर पेड़ों पे रहने लगे, ऐसे धीरे धीरे बंदर बने, बंदरों से धीरे धीरे जिस आदि मानव का विकास होने लगा वो किस काल में बनता है? आपके पूरा पाषाण काल में। अब ये जो आदि मानव का विकास है ये कैसे हुआ, आप देखिए इस तस्वीर से आपको पता चलेगा। ये जो मानव विकास हमने देखा, इसमें सबसे पहले आता है आपके कौन सा मानव आएगा? वो आएगा रामापिथेकस। और रामापिथेकस की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अफ्रीका महाद्वीप में, और भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है शिवालिक पहाड़ियों से। भारत के अंदर इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाएगी? शिवालिक पहाड़ियों से। इसके बाद में ये जब अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों से थोड़ा बाहर आने लगे, कुछ बाहर आ गए, कुछ वहीं पर रह गए, जो बाहर आ गए वो कहलाए आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये 2 नंबर वाला है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ये अफ्रीका महाद्वीप के ट्रांसवेल प्रांत के टोंग नामक स्थान पर इसके क्या मिले? साक्ष्य। फिर बाहर आने के बाद ये कहां पर रहने लगे थे? ट्रांसवेल नामक एक स्थान है, उसके अंदर टोंग नामक एक जगह है, वहां पर आकर ये रहने लगे। इसके बाद में आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसने सबसे पहले क्या किया? आग का प्रयोग किया। सबसे पहले आग का प्रयोग किसने किया? होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया। और अब ये धीरे धीरे क्या चलने लगा? सीधा चलने लगा। ये सीधा चलने लगा और ये कहां कहां पर आपके फिर जाकर बस गया? जावा के अंदर, चीन के अंदर ये जाकर रहने लगा। तो अपना निवास स्थान इसने धीरे धीरे बदल लिया। इसके बाद में आपके 3 नंबर पे हो गया। 4 नंबर पे आएगा नियंडरटाल। 4 नंबर पे है नियंडरटाल, जो लगभग मानव की तरह दिखाई देता था। और ये कहां पर बस गया? जर्मनी के
अंदर एक नदी है निएंडर नाम की, उस नदी के आसपास के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो ये निएंडरटाल हो गया, जर्मनी के अंदर इसके साक्ष्य मिलेंगे, निएंडर घाटी है वहां पर। और ये जो मृतक का क्या करता था, संस्कार, किसको दफनाता था, किसी को जलाता था, किसी का कुछ करता था, ऐसे वो मृतक का क्या करने लगा था, संस्कार भी करने लगा था। तो ये ध्यान कर लेना कि किस मानव या किस आदि मानव द्वारा मृतक का संस्कार करने लगे थे, तो वो है निएंडरटाल। इसके बाद में क्रोमोगेनन, और ये जो क्रोमोगेनन है ये आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने लगा था। ये जो 3 नंबर वाला है आपके होमो इरेक्टस, ये आग से परिचित हो गया था, लेकिन पूरी तरह प्रयोग कौन करेगा, आपके क्रोमोगेनन 5 नंबर वाला। और फिर आपके आ गया 6 नंबर पर होमो सेपियंस, जो क्या कहलाया, आपके आधुनिक मानव। अब आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही है इसके अंदर भी सब चित्र सहित दर्शाया गया है, तो आप इसको भी आराम से देख सकते हो। ये है मानव का विकास। सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आपके निएंडरटाल, फिर क्रोमोगेनन, और फिर आपके होमो सेपियंस, आपके आधुनिक मानव कहलाया। तो ये क्या है, आपके जो इसकी एक एक बातें हैं ये थोड़ा देख लेना। पूछ लेगा कि मानव सीधा किस आदि मानव की अवस्था में चलने लगा था, तो ये आपके होमो इरेक्टस हो जाएगा। या मृतक का संस्कार कब करने लगा था, तो आपके निएंडरटाल हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसको देख लेना। अब अपने चलते हैं पाषाण काल के अंदर जो मानव था वो क्या क्या करने लगा था, इनमें से कौन सा मानव पाषाण काल के अंदर था, उसकी अगर अपने चर्चा करते हैं धीरे धीरे। अब क्या कर रहा था पाषाण काल के अंदर मानव, तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो। अब अपने चलते हैं आगे इस पाषाण काल के मानव के बारे में देखते हैं। तो मानव की जो उत्पत्ति होती है वो कहां पर होती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में क्या होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। ये जो पूरा पाषाण काल का मानव था, ये जो आदि मानव था, ये यायावर था। कैसा था, यायावर। एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, यानी क्या था, घुमक्कड़। यायावर, या इसे क्या बोल सकते हैं, घुमक्कड़। अब ये क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा, और भोजन की तलाश में क्या कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूम रहा था। और ये जो मानव है ये आग से परिचित था। आग से क्या था, परिचित था, लेकिन अभी तक इसने आग का प्रयोग नहीं सीखा। परिचित था भी, जब भी कोई पत्थर से पत्थर टकराता तब चिंगारी निकलती, और जब चिंगारी निकलती तब इसको लगता भी आग से परिचित तो हो गया ये, लेकिन इसको डर लगता था कि ये क्या कौतुक हो रहा है। इसे नहीं पता था कि अपने कैसे प्रकार उपयोग में ले सकते हैं। और आग का जो प्रयोग सीखेगा वो सीखेगा नवपाषाण काल के अंदर। तो इस समय आग से ये परिचित था, और क्या करता था, यायावर जीवन व्यतीत करता था। और इसकी जो स्थिति थी वो स्थिति थी दयनीय। स्थिति बिल्कुल क्या थी, दयनीय। दयनीय स्थिति थी इसकी बिल्कुल, और बिल्कुल बिना किसी कपड़ों उपड़ों के, बिल्कुल एक मानव को दूसरा मानव देखकर भी डर जाया करता था, ऐसी स्थिति में रहा करता था। तो ये आपके पूरा पाषाण काल का क्या था, आदि मानव। अब अपने देखते हैं कि अगला कौन सा काल आ गया, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का मानव देखते हैं। उससे पहले एक बात आपको और बताऊं, तो पूरा पाषाण काल के मानव ने अगर सबसे पहले किसी औजार का निर्माण किया था, आदि मानव द्वारा निर्मित पहला औजार,
निर्मित पहला औजार, तो वो औजार था आपके हस्त कुठार। पहला औजार क्या बनाया था मानव ने? हस्त कुठार। हस्त कुठार जिसे हैंडेक्स भी बोलते हैं, या पत्थर की कुल्हाड़ी भी उसको बोलते हैं। पत्थर जैसे पकड़ने का सीधा ही था, उसे पत्थर की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार बोलते हैं। और इनकी जो साक्ष्य मिले हैं हस्त कुठार के सबसे पहले, तो वो मिले हैं 1863 ईस्वी में। कब मिले हैं? 1863 ईस्वी। कहां से मिले हैं? वो कर्नाटक के अंदर। कहां से मिले हैं? कर्नाटक के पलवरम नामक स्थान से। पलवरम नामक स्थान से इसके क्या मिलते हैं? अपने साक्ष्य मिलते हैं। कर्नाटक के पलवरम नामक स्थान से इसके क्या मिलते हैं? अपने पास साक्ष्य मिलते हैं। अब जो ये हस्त कुठार मिले हैं, इनकी खोज किन्होंने की थी? और इन साक्ष्यों की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्रसफुट ने। रॉबर्ट ब्रसफुट ने इनकी क्या की थी? खोज की थी इन साक्ष्यों की। और ये जो मानव है, पूरा पाषाण काल का मानव, ये मानव कैसा है? ये मानव है आपके सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता। पूरा पाषाण काल का मानव, पूरा पाषाण काल का मानव सिर्फ उपभोक्ता था। केवल क्या था? केवल उपभोक्ता था। यानी इसको मिलना चाहिए सिर्फ खाने के लिए, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? शिकार करता था और अपने खाने के लिए वस्तु इकट्ठी करता था। बाकी ये किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा था। ये सिर्फ क्या है? केवल उपभोक्ता है। और सबसे पहले मानव द्वारा जो हथियार औजार बनाया गया वो क्या था? हस्त कुठार, हैंडेक्स बोलते हैं इसे। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कब कहां से मिलते हैं? कर्नाटक के पलवरम नामक स्थान से मिलते हैं। और कब मिले? 1863 में। किसने खोजे थे ये हथियार? रॉबर्ट ब्रसफुट ने ये हथियार आपके खोजे थे। तो ये हो गया आपके पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। को स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो। फिर आ जाएगा मध्य पाषाण काल। उस मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे मानव क्या करेगा? उन्नति करेगा। मध्य पाषाण काल में मानव क्या करेगा? उन्नति। तो अपना नंबर 2 पर आ गया है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के अंदर मानव ने क्या शुरू की? उन्नति शुरू की। अब ये कैस में रहने लगा? धीरे धीरे समूह बनाकर रहने लगा। समूह बनाकर रहने लगा। किस काल के अंदर? मध्य पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने क्या शुरू किया? समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया। इसके बाद में क्या किया इसने? अब समूह बनाकर रहेगा तो एक स्थान पर भी रहेगा। तब इसने शुरू किया पशुपालन। तब इसने क्या शुरू किया? पशुपालन शुरू किया। सबसे पहले किस काल में पशुपालन शुरू करता है? तो ये शुरू करता है आपके मध्य पाषाण काल के अंदर। लेकिन जो इसका पहला पालतू पशु था, पहला पालतू जानवर, मानव द्वारा पहला पालतू जो जानवर था वो था कुत्ता। मानव द्वारा पहला पालतू जानवर क्या है? कुत्ता है। मानव का पहला पालतू जानवर क्या कहलाया? कुत्ता। अब इसने हथियार कैसे बना लिए थे? पत्थर के थे अभी तक हथियार, लेकिन औजारों का आकार कैसा हो गया था? छोटा।
औजारों का आकार कैसा हो गया था? सूक्ष्म। सूक्ष्म पाषाण औजार, सूक्ष्म पाषाण हो गया था। और इन सूक्ष्म पाषाण को बोला जाता है मैक्रोलिथस। मैक्रोलिथस किसे बोला जाता है? सूक्ष्म पाषाण औजारों को क्या बोला जाता है? मैक्रोलिथस। अभी तक इसने कोई धातु की खोज नहीं की है, तो पत्थर की है। और पहला पालतू इनका जानवर कौन सा था? कुत्ता। और इसने क्या कर लिया था? पशुपालन। और क्या बनाकर रहने लग गया था? समूहों के अंदर रहने लग गया था। और इसी काल के अंदर क्या करता है? मृतक का संस्कार, मृतक का संस्कार करने लगा था। इस काल के अंदर जो निएंडरथाल कर रहे थे वो इसके अंदर करने लगा था। इसके अंदर से फिर पूरा पाषाण से मध्य पाषाण और मध्य पाषाण से नव पाषाण में जाने के लिए तो इसे बहुत कम समय लगा, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। इस काल को बोला जाता है भारतीय इतिहास का संक्रमण काल। भारतीय इतिहास का संक्रमण काल किस काल को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपके मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का संक्रमण काल बोला जाता था। और मध्य पाषाण में क्या करने लगा? समूह बनाएगा, पशुपालन करने लगा। पशु कौन सा पाला? कुत्ता। और पत्थर के छोटे हथियार काम में लेने लगा, जिन्हें क्या बोला जाता था? मैक्रोलिथस या सूक्ष्म पाषाण औजार ने बोला जाता था। और मृतक का क्या करने लगा? संस्कार करने लगा। दाह संस्कार या जो भी आपके दफनाता था, जो उसमें करता था, वो उसमें करने लगा। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में क्या किया मानव ने? सबसे पहला जो प्रयोग किया या सबसे बड़ा जो आविष्कार किया वो किया था आग का आविष्कार। नव पाषाण काल में क्या करता है? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण में कर लिया था, लेकिन यहां पर आग के आविष्कार के साथ क्या करने लगा? प्रयोग। आग के आविष्कार किया और आग का क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। किस काल में? नव पाषाण काल के अंदर। फिर और क्या करेगा? तो आग का आविष्कार किया है। इसके अलावा स्थायी बसावट क्या करने लगा? स्थायी बसावट। एक जगह टिक कर रहने लगा, एक जगह रुक कर रहने लगा। अब ये आग जला लेता, तब इसको पता था भी अपने पास जंतु वगैरह नहीं आएंगे, जंगली जानवर नहीं आएंगे, तो एक जगह धीरे धीरे ये रहने लगा। और जो स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलते हैं हमें सबसे पहले, वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें सबसे पहले क्या मिलते हैं? स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में इसने और क्या किया इस काल के अंदर? इस काल में इसने किया कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन। पशुपालन तो पहले भी कर रहा था और अब इसने कृषि भी शुरू कर दी। और ये जो कृषि व पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, ये भी कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। अब जब कृषि करने लगा तो सबसे पहले कृषि की इसने दान किया था। और दान जब हुआ तो उसे लाने के लिए कुछ चाहिए, तो किस पे लाएगा? कुछ गाड़ी वगैरह बनानी पड़ेगी। और जब गाड़ी बनाएगा तब क्या किया? पहिए का आविष्कार। इस काल में किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार। इस काल में वो क्या करता है? पहिए का आविष्कार किया। तो बिल्कुल पहिया नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ
गाड़ी भी बनानी पड़ेगी, तो गाड़ी किसकी बनाएंगे? धातु की। तो इसने क्या किया? पहली धातु खोजी, पहली धातु की खोज की। और पहली धातु कौन सी खोजी थी मानव ने? तांबा। पहली धातु कौन सी खोजी? तांबा। अब अनाज ले आए तो उसे इकट्ठा करने के लिए कोई बर्तन भी चाहिए, तो मिट्टी के मृद भांड बनाने शुरू किए। क्या बनाए? मिट्टी के मृद भांड। इस समय मानव ने क्या बनाए? मिट्टी के मृद भांड बनाने शुरू किए। मिट्टी के बर्तन भी इस समय उसने प्रयोग में लेने शुरू कर लिए। अब देखिए कि यहां पर मानव क्या कर रहा है। पूरा पाषाण के अंदर क्या कर रहा था? आपके सिर्फ और सिर्फ उपभोग कर रहा था, और यहां पर क्या कर रहा है? उपयोग प्लस या उपभोग प्लस उत्पादन। उपभोग प्लस उत्पादन भी कर रहा है। और जब ये दोनों क्रियाएं होती है तो उसे कहा जाता है खाद्य संग्रहक। खाद्य संग्रह कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है और ये क्या कर रहा है? उत्पादन भी कर रहा है। फसल भी बो रहा है, खा भी रहा है, तो उत्पादन भी कर रहा है, फसल बो रहा है। तो इस काल में इसने क्या करना शुरू कर दिया था? खाद्य संग्रहण करना शुरू कर दिया था, यानी उपयोग भी करेगा और उपभोग भी करेगा। तो ये हो गया अपने पाषाण, पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के आपके पूरे के पूरे तीनों पार्ट। इसके बाद में अपने जो आएगी वो आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में अपने क्या आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वो फिर किसके आ जाएंगे? आपके आद्य ऐतिहासिक के। उसके हमें क्या मिलते हैं? लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। चावल के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कोल्डी हवा। ये हमें कल बातें करेंगे। कोल्डी हवा से मिले हैं सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले मिले थे लोथरवा से। ये अपने सभी चीजें वहां पर बात करेंगे। इसके बाद में जो अपने कल शुरू करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, और कुछ इसकी बातें रहेगी वो अपने पूरी करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना जो टारगेट है वो बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और टारगेट अपना बनाए रखिए आरएस भर्ती 2023। इसके साथ साथ आप अन्य जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर जहां जहां पर भी इंडिया हिस्ट्री लग रही है वहां पर सब जगह ये उपयोगी है। जिसको जो टॉपिक चाहिए वो अपने अपने टॉपिक छांट लेना यहाँ से। अब थोड़े दिनों के अंदर यहीं पर फिर इसी चैनल के ऊपर अपने इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, या हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अपने शुरू कर दे। तो ओके दोस्तों, अब आप सभी से विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके।